बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइलेक्ट्रिक्स एंड मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ इंड्यूस चार्ज। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू डाइलेक्ट्रिक्स, इंड्यूस चार्ज एंड पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिक स्टड फाइंडर, मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ इंड्यूस चार्ज। लेट अस स्टार्ट। डाइलेक्ट्रिक्स। कैपेसिटर्स आमतौर पे लॉन्ग मेटालिक स्ट्रिप्स से बनाए जाते हैं और इन मेटालिक स्ट्रिप्स के दरमियान एक इंसुलेटर रखा जाता है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। फिगर में दिखाया जा रहा है कि एक कंडक्टिंग फॉइल है ऊपर और एक नीचे कंडक्टिंग फॉइल है और इसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर रखा हुआ है। ये इंसुलेटर प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेलर का भी हो सकता है, माइका का भी हो सकता है या कोई और इंसुलेटिंग शीट भी हो सकती है। डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखने के 3 फ़ायदे हो सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक के 3 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन ये है कि डाइलेक्ट्रिक मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। 2 लॉन्ग शीट्स के दरमियान एक मुसलसल सेपरेशन, एक कांस्टेंट सेपरेशन को मेंटेन रखता है और फिर उन लॉन्ग कंडक्टिंग मेटालिक फॉइल्स को आपस में मीट भी नहीं करने देता और फिर उन लॉन्ग मेटालिक फॉइल्स को आपस में मिलने भी नहीं देता और सेपरेशन भी कांस्टेंट रखता है। एक तो इसका ये फंक्शन है। दूसरा इसका फंक्शन है कि मैक्सिमम वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है। तीसरा इसका फंक्शन है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करता है। अगर हम एक कैपेसिटर लें, जैसे ये 2 मेटल प्लेट्स हैं और इनको चार्ज कर दिया गया है और इसके दरमियान वैक्यूम है जो एज ए डाइलेक्ट्रिक बिहेव कर रही है। अगर इस कैपेसिटर को एक इलेक्ट्रोमीटर से जोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रोमीटर वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है और ये सोर्स से वोल्टेज को ड्रा नहीं करता, इसकी पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है। इलेक्ट्रोमीटर एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है, बहुत सेंसिटिव डिवाइस है जो कैपेसिटर की या किसी भी अप्लायंस की वोल्टेज को मेजर कर सकता है और इस सोर्स में से कोई पावर डिराइव नहीं करता, यानी कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है ये इसके चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। कैपेसिटर इक्वेशन को हम जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी और इस केस में कैपेसिटर इक्वेशन बनती है C नॉट इज इक्वल टू Q ओवर V नॉट। C नॉट इसकी कैपेसिटेंस है जब इसके अंदर वैक्यूम रखा हुआ है एज ए डाइलेक्ट्रिक, Q इसके अंदर चार्ज है और जो इलेक्ट्रोमीटर वोल्टेज शो कर रहा है इसे हम कहते हैं V नॉट। तो ये इसकी कैपेसिटर इक्वेशन है। अगर हम इसकी प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें यहाँ पे, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमीटर की निडल जो है उसकी डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगी। इसका दूसरा मतलब ये है कि डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट करते हैं तो मैक्सिमम पोटेंशियल को इंक्रीज़ किया जा सकता है। वोल्टेज का कम होना ये शो कर रहा है कि अभी इनकी प्लेट्स के दरमियान और चार्ज को ऐड किया जा सकता है। चार्ज के एडिशन का मतलब है कि इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई है, अब इसमें मज़ीद और चार्जेस ऐड हो सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक ने 3 तरह से हेल्प की। एक तो इसने मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, दूसरा जो मैक्सिमम वोल्टेज थी उसको मज़ीद इसने इंक्रीज़ कर दिया और तीसरे इसकी जो कैपेसिटेंस है, चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसको इसने बढ़ा दिया। और इस केस में जो कैपेसिटर इक्वेशन है वो बनेगी Q इज इक्वल टू सी वी और C इज इक्वल टू Q ओवर V। अगर हम डाइलेक्ट्रिक को निकाल लें प्लेट्स के दरमियान तो फिर दोबारा इलेक्ट्रोमीटर की नीडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगी, यानी दोनों के चार्ज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज है वो कम हो रही है। जब वोल्टेज कम हो रही है प्लेट्स के दरमियान तो इसका मतलब है कि इसमें मज़ीद चार्ज ऐड करने की गुंजाइश मौजूद है, यानी कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ गई है। अब हमने देखा कि दोनों के अंदर चार्ज सेम है, इसकी वोल्टेज इससे कम हो गई और साथ इसकी जो कैपेसिटेंस है वो इससे बढ़ गई। एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हर मटेरियल का डिफरेंट होता है और उसको डिफाइन किया जाता है K इज इक्वल टू C ओवर C नॉट। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर when there is dielectric between the plates and C naught is the capacitance of a vacuum dielectric capacitor। और दोनों केसेस में हम जानते हैं कि चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, तो Q इज इक्वल टू C नॉट V नॉट, यहाँ से Q इज इक्वल टू C नॉट V नॉट और Q इज इक्वल टू C V। चूँकि ये चार्ज सेम है दोनों कैपेसिटर्स के अंदर, लिहाजा ये रिलेशन होल्ड करेगा, C नॉट V नॉट इज इक्वल टू C V।
अगर हम इसको रीअरेंज कर दें तो ये हो जाएगा C ओवर सी नॉट इज इक्वल टू V नॉट ओवर V, और C ओवर सी नॉट तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू V नॉट ओवर K। इसका मतलब यह है कि जो वोल्टेज है जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो वो K फैक्टर टाइम्स कम हो जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से हमने देखा कि जो मैक्सिमम वोल्टेज है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ गई है, इसकी एनर्जी जो है स्टोर करने की जो सलाहियत है, एनर्जी है, वो भी इंक्रीज़ कर रही है। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस भी बढ़ गई है और इसकी जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ हो गई है। टेबल में दिखाया जा रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज़। वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 है और एयर के लिए 1.00059 एट 1 atm, और इसी तरह टेफ्लॉन की वैल्यू 2.1 है। आप देख सकते हैं माइका की वैल्यू 3 to 6 है, मेलर की वैल्यू 3.1 है। इसी तरह आप देख सकते हैं ग्लास की वैल्यू 5 से लेकर 10 तक है। वाटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 80.4 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू काफ़ी हाई है। आमतौर पे हम मेलर इस्तेमाल करते हैं जिसकी 3.1 है, या माइका यूज़ कर सकते हैं 3 to 6 है, लेकिन पानी की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 80.4 है। लेकिन पानी को हमने कभी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक के तौर पे कभी भी यूज़ नहीं किया। उसकी क्या वजह है कि पानी हमें पता है कि एक पुअर कंडक्टर है, लेकिन इसके साथ वो पोलर भी है, एक्सीलेंट आयनिक सॉल्वेंट भी है, यानी कोई भी आयनिक मटेरियल होगा तो फ़ौरन उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अगर कैपेसिटर के अंदर आप वाटर को रखें एज ए डाइलेक्ट्रिक और उसमें अगर कोई भी इम्प्योरिटी आ जाती है, आयनिक इम्प्योरिटी आ जाती है, तो वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी फ़ौरन, और कैपेसिटर का जो चार्ज है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट में फ़्लो कर जाएगा और उसका चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। लिहाजा हम पानी को कभी भी एज ए डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो एक्सीलेंट आयनिक सॉल्वेंट है इस वजह से। और जो रियल डाइलेक्ट्रिक हैं वो कभी भी परफेक्ट इंसुलेटर्स नहीं होते, लिहाजा जो डाइलेक्ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर लीकेज करंट ज़रूर होगा। इंड्यूस चार्ज एंड पोलराइजेशन। फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दरमियान यूनिफॉर्म है और इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और वो उसे हमने ई नॉट कह दिया। वैक्यूम कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हमने ई नॉट कह दिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। पॉजिटिव प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, नेगेटिव प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। इसकी लाइनें काफ़ी क्लोज हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर काफ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मौजूद है। और अगर हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर इंड्यूस चार्जेस आ जाएंगे। तो जैसे भी मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक में इंसर्ट करते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है और पोलराइजेशन के नतीजे में इंड्यूस चार्जेस आ जाते हैं। इंड्यूस चार्जेस का मतलब है कि उसमें चार्जेस का सेंटर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आउट हो जाता है। जैसे कि पहले भी बताया कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो इंसुलेटर है और इंसुलेटर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं और वो न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकते। लिहाजा इंसुलेटर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो मटेरियल को छोड़ के नहीं जाएंगे। सिर्फ वो जो चार्जेस हैं वो अपने आप को रीअरेंज तो कर सकते हैं लेकिन वो मटेरियल से निकल नहीं सकते, एक मटेरियल से निकल के दूसरे मटेरियल में नहीं जा सकते। ऐसा तब होता है जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक मटेरियल से निकल के दूसरे मटेरियल में एंटर हो जाते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर सिर्फ बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में नहीं जा सकते। तो जब आप किसी इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं इसके जो चार्जेस हैं वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज का मतलब ये है कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ इसका इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएंगे और नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक जो लेयर बनेगी नेगेटिवली चार्ज लेयर होगी और ये जो लेयर होगी ये पॉजिटिवली चार्ज लेयर होगी। जो डाइलेक्ट्रिक है ये पोलराइज हो जाएगा और इसके अंदर इंड्यूस चार्जेस होंगे। अब इसके अंदर एक इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है नेगेटिव
और इस तरफ आप देखें तो इसमें इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव की, तो एक इस डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इस केस में दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सटर्नल प्लेट्स की वजह से और वो होगा ई नॉट, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इस इंड्यूस चार्जेस की वजह से होगा और उसकी डायरेक्शन ई नॉट की डायरेक्शन की ऑपोजिट होगी। लिहाजा इन प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक हो जाएगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा एक इस डायरेक्शन में होगा, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हमने दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है यूजिंग गाउसेस लॉ, और हमने देखा था कि इसका जो आंसर है वो ई नॉट है इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। कितना वीक हो जाएगा? के टाइम्स वीक हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट ओवर की होगा, के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं यूजिंग गाउसेस लॉ, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। चूँकि इसके अंदर वैक्यूम है तो ये हो गया E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इस केस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो रिड्यूस हो गई है। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो गई है। वो कितनी हो गई है? वो होगी जी सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट। तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका रिलेशन बनेगा E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू है। और एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं परमिटिविटी, और ये प्रोडक्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, यानी परमिटिविटी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जब इसमें वैक्यूम था तो हमने इसकी कैपेसिटेंस का रिलेशन पहले फाइंड कर लिया था, और कैपेसिटेंस का जो रिलेशन था वो था सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। इसकी जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसकी सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम इस कैपेसिटर का जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया हुआ है इसकी कैपेसिटेंस का रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, वो था K इज इक्वल टू सी ओवर सी नॉट, और यहाँ से C इज इक्वल टू के सी नॉट हो गया, और सी नॉट की वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। और यहाँ पर K एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड वो निकलेगा एप्सिलॉन A ओवर D। यानी इसकी जो कैपेसिटेंस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगी, सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करेगी, परमिटिविटी के ऊपर। अब इसके अंदर जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, वो भी हम निकाल सकते हैं, और इसका फार्मूला होगा U इज इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर या फिर हाफ एप्सिलॉन ई स्केयर। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जब किसी डाइलेक्ट्रिक के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत बढ़ा दिया जाए या किसी कैपेसिटर को वोल्टेज ज़्यादा दे दिया जाए तो उसके डाइलेक्ट्रिक के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के नतीजे में डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन कर जाएगा और डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर बन जाएगा। और जब डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर बन जाएगा तो आपका कैपेसिटर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। कैसे होता है? प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया जाए तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है। अब आप कैपेसिटर की वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। एक वक्त आएगा जब एक बाउंड इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस को छोड़ के फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। दो आगे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ और टकराएंगे तो चार फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चार फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे चार बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराएंगे तो 8 हो जाएंगे। ये प्रोसेस जो है वो मल्टीप्लाई होगा और इतनी तेज़ी से इसमें करंट फ्लो होगा कि इसमें लार्ज करंट फ्लो हो जाएगा, और हीटिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, और इसे हम कहते हैं एवलांच ब्रेक डाउन। और इसके डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा
और हो सकता है कि उसके अंदर एक होल भी बन जाए या फिर आपका कैपेसिटर बिल्कुल ही बर्न कर जाए। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये दोनों कैपेसिटर ब्रेकडाउन में रीच कर गए हैं। इसकी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज रेटिंग से एक्सीड कर गई और इसमें इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया कि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गई और आप देख सकते हैं कि इसका डाइलेक्ट्रिक कैसे मेल्ट हो गया है, ये दोनों डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इसी तरह इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो चुका है और ये आपका जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल फिनिश हो गया है। आपने देखा होगा कि थंडरस्टॉर्म के दौरान लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। ये जो लाइटनिंग है ये एग्जांपल है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की, जो कि एयर में होती है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की वजह से कैपेसिटर्स के ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग लिखी हुई होती है। एक तो कैपेसिटर के ऊपर उसकी कैपेसिटेंस लिखी होती है और दूसरे पैरामीटर्स के साथ उसकी मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग भी होती है कि आपने इस कैपेसिटर को इस वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं देनी, उसकी मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग होगी। जैसे पहले हमने देखा था कि वहाँ पे लिखा हुआ था 35 वोल्ट, यानी आप इस कैपेसिटर को 35 वोल्ट तक सेफली ऑपरेट करवा सकते हैं। अगर आप 35 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज इस कैपेसिटर को देंगे तो फिर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और डाइलेक्ट्रिक मेल्ट भी कर सकता है और आपका जो कैपेसिटर है वो एक्सप्लोड भी हो सकता है। एक टर्म है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, आमतौर पे यूज़ होती है और जब हम कैपेसिटर को परचेज़ करते हैं तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी हम देखते हैं कि कितनी है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन हुए बगैर जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो बियर कर सकती है उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और ड्राई एयर की डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक के लिए डिफरेंट होगी। तो ये भी कैपेसिटर की डाटा शीट के ऊपर वैल्यू लिखी होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होगी, उसमें मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग भी होगी, उसकी कैपेसिटेंस भी होगी, उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज भी होगी, उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी होगा। ये सारी चीज़ें कैपेसिटर की डाटा शीट के ऊपर लिखे होंगे। एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक स्टड फाइंडर की। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि दीवार के अंदर अगर कोई मेटल की वायर छुपी हुई हैं या मेटल का कोई नेल है या मेटल वायर्स हैं, उनको फाइंड करने के लिए एक डिवाइस होता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्टड फाइंडर। और इलेक्ट्रिक स्टड फाइंडर के अंदर क्या होगा, एक कैपेसिटर की एक प्लेट होगी और कुछ सर्किटरी होगी। जब इस इलेक्ट्रिक स्टड फाइंडर को दीवार के साथ मूव करवाते हैं तो दीवार कैपेसिटर की दूसरी प्लेट बन जाती है। जब आप इसको मूव कराते जाएंगे और दीवार के अंदर कोई हिडन मेटल ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी तो इसके डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ वायर के अंदर कोई मेटालिक थिंग है जो यहाँ पे हिडन है। मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ इंड्यूस चार्ज। जैसे हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। डाइलेक्ट्रिक में सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के साथ इनकी गिरफ्त होती है और न्यूक्लियस को छोड़ के वो नहीं जा सकते। तो दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक तो पोलर हो गए और एक नॉन पोलर हो गए। जो पोलर होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आउट होता है और उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बनता है और उसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स मौजूद होते हैं, जिसमें एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है। जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल्स है या नाइट्रस ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है जो कि लाफिंग गैस जिसको हम कहते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। या कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो नॉन पोलर होंगे और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे होगा और वो न्यूट्रल होंगे। वैसे तो सारे मटेरियल्स ही न्यूट्रल हैं, चाहे वो पोलर हों चाहे नॉन पोलर हों। तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हो गए, एक पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। अगर हम इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएंगे। अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा, और अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो पोलराइज हो जाएगा। इसकी जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगी, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आउट हो जाएगा और ये टेम्परेरी डाइपोल्स बन जाएंगे
और ये फील्ड के साथ अलाइन हो जाएंगे। और जैसे ही फील्ड को हटा दिया जाए, इसमें दोबारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही हो जाएगा और फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास कोई डाइइलेक्ट्रिक है और इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो इसके जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज हो जाएंगे, और अगर वो पहले ही पोलराइज हैं तो वो फील्ड के साथ अलाइन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये डाइइलेक्ट्रिक है और इसमें इसकी एक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी एक एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गई है और दूसरी एंड नेगेटिवली चार्ज हो गई है, और इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को फील्ड के साथ अलाइन कर लिया है बिल्कुल एक सिमेट्री के साथ। और अब इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज आ गया है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, नेगेटिव लेयर है तो माइनस सिग्मा आई होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई होगी। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि पहला जो है, अगर डाइइलेक्ट्रिक नहीं रखेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है और इसकी वैल्यू ई नॉट है। जब आप इसके अंदर जस्ट डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें तो ये फिगर बनती है। इंसर्ट करने के बाद आप देखेंगे तो इसका डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा और पोलराइज होने की वजह से इसके ऊपर इंड्यूस चार्जेस आ जाएंगे और इसकी सरफेस के ऊपर एक तरफ इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। अब इसमें दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से, जिसको एक लॉन्ग एरो से लॉन्ग लाइन से दिखाया गया है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगा डाइइलेक्ट्रिक के पोलराइज होने की वजह से उसके अंदर जो इंड्यूस चार्जेस आए हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसे स्मॉलर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। इंड्यूस चार्ज की पॉजिटिव चार्ज लेयर इंड्यूस की ये है, नेगेटिव चार्ज लेयर इंड्यूस की ये है, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट है, और एज रिज़ल्ट दोनों का जो रिजल्टेंट है उसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो गया है, वो वीक हो गया है। और आप देख सकते हैं कि इनके पैरेलल लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है कंपैरेटिवली वो बढ़ गया है। डिस्टेंस बढ़ने से आप देख सकते हैं कि ये शो हो रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक हो गया है। Thank you very much for watching this video.